हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, यहां पर आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जो मौर्योत्तर कालीन साहित्य है या मौर्योत्तर जो मौर्य उत्तरकालीन, उसके बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो मौर्योत्तर कालीन साहित्य है, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में बन जाता है। रहता इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एग्जाम में। तो आप ये सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। लेक्चर की टाइमिंग सुबह 8:30 AM है, ध्यान रखना टाइमिंग का। 8:30 बजे आप चैनल पर आकर जो है लेक्चर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या कोई भी लेक्चर अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, या जब भी कोई लाइव क्लास हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा पेड स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे ये फोन नंबर हैं, यहाँ पर फोन करके भी पता कर सकते हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप वहाँ पर जो है पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार। जनरली क्वेश्चन क्या होता है, मैच द फॉलोइंग से पूछा जाता है कि दोनों को मैच करना, या फिर अगर ये तो टफ करना हो तभी हो सकता है, या फिर एक ही क्वेश्चन होता है कि महाभाष्य किसकी रचना है, तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर रचनाएं और रचनाकार। गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। कोई भी अगर नाम आपको टफ लगे तो 3 से 4 बार उस नाम को बोल लिया करो थोड़ी सी तेज आवाज में, तो आपको याद हो जाएगा। गाथा सप्तशती ये किसने लिखी थी? हाल ने। इसकी रचना किसने की थी? हाल ने। गाथा सप्तशती। दूसरी है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। महाभाष्य पतंजलि की रचना है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चर्क संहिता चर्क की रचना है, जिसमें चिकित्सा से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, तो जो है चर्क संहिता चर्क के द्वारा लिखी गई है, यह भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। मिलिंद पानो नागसेन की रचना है। और कामसूत्र ये वात्स्ययान की रचना है, वात्स्यायन। और एक है सौदरानंद और बुद्ध चरित। सौदरानंद और बुद्ध चरित, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बुद्ध चरित किसकी रचना है? अशुभ घोष। सौदरानंद भी पूछा जा सकता है कि अशुभ घोष की रचना है। नेक्स्ट है सपन वास व दत्ता। सपन वास व दत्ता ये किसकी है? भास के द्वारा लिखी गई है। ये चारु दत्ता भी भास के द्वारा लिखी गई है। उरुभंग भी भास के द्वारा लिखी गई है। तो ये चारु दत्ता और सपन वास दत्त ये बहुत बार पूछी गई है। उरुभंग अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछी जा सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो टेबल है आपका, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई 10 एग्जाम हो रहे हैं तो 10 एग्जाम में 8 पेपरों में क्वेश्चन इसी टेबल में से मिलेगा। 10 में से 8 पेपरों में इसी टेबल में से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब 2 में तो ऐसा हो सकता है कि शायद ना पूछा गया हो, नहीं आ सकता, कुछ और पूछ लिया गया हो, लेकिन 8 पेपरों में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप सोच सकते हो इसके इंपॉर्टेंस, तो आपको ये याद करना जरूरी है। 2-3 बार इसको आप लिख लीजिए हाथों से, चीजें याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर में थोड़े ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या पता कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। शुरू करते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है? जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है, उसका एक चैत्र यहाँ पर पूछा गया है। जो शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर, उसका एक चैत्र पूछा गया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस दिवस के सम्मान होता है, किस दिन आता है? 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च या फिर 21 अप्रैल। तो ये याद करने योग्य चीजें हैं। ये 22 मार्च को आता है अथवा 21 मार्च को, दोनों में से किसी एक दिन आ सकता है। तो यह लीप ईयर का चक्कर है, अदरवाइज ये 22 मार्च को ही आता है, तो ध्यान रखना इस बात का। ये इसका सही उत्तर है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो इसको आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट चीजें याद कर लीजिए, याद रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समय सामयिक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समय सामयिक नहीं था? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। तो कौन सा नहीं था वो? मिलिंद। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप उनका टाइम पीरियड पढ़ा करो, और ऐसे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। क्यों टफ क्वेश्चन माने जाते हैं? देखिए, आपको गौतम बुद्ध का भी टाइम पीरियड याद होना चाहिए यहाँ पर,
परसेनजीत का भी टाइम पीरियड याद होना चाहिए, बिंबिसार का टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए और मिलिंद का भी टाइम पीरियड याद होना चाहिए। किसी एक का टाइम पीरियड आपके माइंड में गलत आ गया तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल अच्छे से पता है तो ठीक है, जैसे ये आईएएस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या है, अगर आपको इसका आंसर एक्यूरेट पता है तो फिर तो आप इसको कीजिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मत छेड़िए, क्योंकि ये आपके 0.66 मार्क्स कम ही करेगा, इसने बढ़ाने नहीं है, ये यहाँ पर श्योरिटी कर जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आप छोड़ दो, उसको बोलते हैं वेल लेफ्ट। जैसे एक क्रिकेटर आपने कभी मैच देखा हो, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है जब बैट्समैन को बॉल डाली जाती है बॉलर के द्वारा, तो वो क्या करता है, पहले बॉल को देखता है, फिर देखता है कि शॉट खेलना है या फिर बॉल को छोड़ देना है। वेल लेफ्ट, ये एक बहुत अच्छा चीज है, वेल लेफ्ट सीख लीजिए लाइफ में। वेल लेफ्ट की मुझे यहाँ पर एक्शन लेना है या वेल लेफ्ट जाने दूं, तो ये एग्जाम में भी आपके काम आएंगी चीज, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? निम्नलिखित में से भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किसने किया था? देखिए यहाँ पर विम कडफिसिस ने, कुजुल कडफिसिस ने, कनिष्क ने या फिर हरमवीज ने। तो यह किया था विम कडफिसिस ने। ठीक है, सही उत्तर है ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो यह सत्य कथन है, हमें तो असत्य कथन बताना है। पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे, यह भी ठीक है। बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा है, तो यह पुष्यमित्र शुंग को बाणभट्ट ने नहीं कहा है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बरहूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्री शुंग को दिया जाता है, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो आप स्टेटमेंट याद कर लिया करो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, मुझे ये सारी स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो पुराने समय के अंदर जो यहाँ पर आक्रमण हुए थे उनका सही काल अनुक्रम पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह देख लेता हूँ, वहां पर बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो देशी देख लेते हैं, देशी राजाओं का काल अनुक्रम क्या है। सबसे पहले आए शुंग वंश, लिख लीजिए शुंग वंश। उसके बाद कर्णव वंश, एग्जाम में किसी में काम आएंगे, कर्णव वंश। फिर आया सातवाहन, और उसके बाद आया चेदी। चेदी का दूसरा नाम भी है महामेघवाहन वंश। चेदी का क्या नाम है? महामेघवाहन वंश। ठीक है, ये तो थे देशी देशी राजाओं के जो कालक्रम, शुंग, कर्णव, सातवाहन, चेदी, महामेघवाहन वंश। तो अभी देखिए 4 नाम है, 3-4 बार पढ़िए, याद हो जाएंगे। फिर क्या करिए, इसको 2 या 3 दिन बाद फिर पढ़ लीजिए, याद रहेंगे। 2-3 बार आपने देख लिया तो चीजें याद रहेंगी, आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएंगी। अब देखते हैं विदेशी। पहले है इंडो ग्रीक, दूसरा है शक, तीसरा है पार्थियन, नेक्स्ट जो है कुषाण वंश। तो ध्यान रखना इन बातों का, ये देसी हैं और ये विदेशी हैं। विदेशियों में भी 4 है, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश। तो आप ये बढ़ते क्रम में याद रख लीजिए कि पहले इंडो ग्रीक का है, फिर शक का है, फिर पार्थियन और कुषाण वंश है। अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ये मैंने आपको करवा दिया, अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहले कौन है? यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, कुषाण, शक। तो आप ये पढ़ लीजिए एक बार इसको, और जो आपको अभी पीछे पढ़ाया है वो देख लीजिए। तो क्या है, सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं। उसके बाद शक, और फिर पार्थियन आए थे, और फिर कुषाण आए थे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया पार्थियन। तो आप क्या करेंगे, कुषाण लगाएंगे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी गलत हो सकता था। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था?
बिना बेगार के, आपको पता है बेगार क्या होता है कि बिना पैसों के श्रम करवाना, उसको बेगार बोलते हैं। तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उसको पुनर्जीवित किया था, किसने करवाया था? तो यह रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर क्या है? डी, रुद्रदमन प्रथम। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो जो कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ऐसी तिथियां कभी कभार पूछ ली जाती हैं, लेकिन कई बार पूछ भी ली जाती हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो 81 ईस्वी सन, ध्यान रखना। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की जो है उपलब्धियां वर्णित हैं। तो रुद्रदमन से कौन सा अभिलेख है? वह है जूनागढ़ अभिलेख। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन कैटेगरी में था ये, कि जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है? रुद्रदमन प्रथम से। तो ये बहुत बार लिखा हुआ होता है, जनरली मिल जाता है आपको, किसी भी बुक में पढ़ेंगे जूनागढ़ लिखा हुआ मिलेगा, तो याद रखना कि उसकी उपलब्धियां भी फिर जूनागढ़ अभिलेख में दी होंगी। और एक अभिलेख से रिलेटेड मैंने लेक्चर डाला हुआ है, वो देख लीजिएगा कि कौन सा अभिलेख किस से रिलेटेड है। इजी रहेगा फिर ये सारे क्वेश्चन करना। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अब ध्यान दीजिए, मैंने भी आपको करवाया है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग के बाद किसने? कर्णव ने। कर्णव के बाद सातवाहन ने। सातवाहन के बाद महामेघवाहन वंश ने या फिर चेदी वंश ने। तो शुंग के बाद कौन आए थे? शुंग के बाद कर्णव वंश आए थे, तो ये कनवा। राइट आंसर है सी। इजी क्वेश्चन। इजी तभी जब आपने पढ़ा हो कुछ, अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो हर एक चीज टफ लगेगी। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। और यहाँ पर कुछ सूची 1 दी हुई है, यहाँ सूची 2 है, यहाँ पर लेखक हैं, और यहाँ पर कुछ मतलब कि मैच करना है। गंधार कला किससे रिलेटेड है? जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्नो, तक्ष शिलालेख, मिनेंडर प्रतीक, कुषाण या फिर रुद्रदमन वन। तो अभी देखिए, मैं आपको हर बार कहता हूं, अगर आप डेली लेक्चर देख रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मेरी एक बात तो समझ में आ गई होगी। यह क्वेश्चन पढ़ा है कि रुद्रदमन अभिलेख किससे है? जूनागढ़ अभिलेख से मैच खाता है। तो कुछ मत देखिए, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख और रुद्रदमन प्रथम, बी का 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पर 2 हैं जो बी के 4 है। चलिए ए और डी तो हमने खत्म कर दिया। हमें इतना तो समझ आ गया कि बी और सी में से कोई एक ही यहाँ पर आंसर है। ठीक है, अभी और देख लीजिए, यहाँ पर अभी आपको समझ आ जाएगा कि गंधार कला किससे रिलेटेड थी? गंधार कला कुषाण से रिलेटेड थी। तो देख लीजिए यहाँ पर ए का, यहाँ पर ये 3, तो ये सी हो जाएगा आंसर। गंधार कला कुषाण और ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। दूसरे 2 नहीं भी पता तो भी हो जाएंगे। और ये तो सभी को पता है, मिलिंद पन्नो मिनंडर की रचना है। अभी हम ऊपर देख के आए हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है। और तक्षशिला जो है इससे प्रतीक से रिलेटेड है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ए 3 4 3 4 1 2। ओके, ठीक है, यहाँ लिखना है 3 4 1 2। चलिए, ये इसका राइट आंसर सी। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, समझ आ गई होंगी चीजें। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। कोई भी आप एग्जाम दोगे, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। जनरल स्टडीज 100% आपका कवर करवाया जाएगा। आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं, कभी हिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है, कभी पॉलिटी, कभी इकोनॉमी, कभी जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस। तो ये सभी लेक्चर्स आपको डे बाय डे मिल रहे हैं, तो देख लिया कीजिए। और हिस्ट्री के लेक्चर्स एक साथ करने हैं तो एक साथ कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर दिए गए हैं सारे लेक्चर्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दी होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक होता है, वहां पर देख लिया करो। और कोई डाउट हो, क्वेरी तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर काफी चीजें आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर लीजिए, काफी चीज वहां पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे।